नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे आप सभी के बीच में लाइव हूं। आप सभी जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है। हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0 के लिए हिंदी की विषय वस्तु की बात करते हैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनके 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12 में विषय वस्तु हिंदी है और आपको 80 प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। मैं एक एक करके आपको लगातार टेस्ट डिस्कशन करवा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। कल 11 सितंबर को टेस्ट नंबर 6 होना था, लेकिन महादेव वर्मा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमने एक नए प्रकार के सेशन का आयोजन किया था। आज टेस्ट नंबर 6 को लेकर डिस्कस करेंगे। सभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और अगले तकरीबन 1 घंटे तक आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। इत्मीनान से हम लोग 20 प्रश्न और तकरीबन 150 से अधिक जानकारियों की चर्चा करेंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे एक बार जब आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर बिल्कुल ठीक प्रकार से हम आप सभी को देख और सुन पा रहे हैं। कमेंट कर दिए आप सभी की बिल्कुल हम सभी आपको देख और सुन पा रहे हैं उचित प्रकार से। तो सेशन की शुरुआत करेंगे और सेशन की शुरुआत में आप सभी को बता दूं कि आज रात 9 बजे बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से, वैसे मैं कहता हूं आज रात 9 बजे आप सभी हमारे साथ द ऑफिसर एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर शशि शवेल सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आज कुछ विशेष है। आप सभी जानते हैं कि रात्रि जब 9 बजता है तो कुछ विशेष किया जाता है, जिसमें कई बार आप कभी फ्री टेस्ट की बात कर लिया गया है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज फ्री कर दिया गया, कभी आपको बिहार स्पेशल का फ्री बैच उपलब्ध करा दिया गया। हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही बेहतर आपके लिए सोचा गया है। अब आप सोच रहे हैं कि सर आप बता दीजिए, तो हम अभी नहीं बताने वाले हैं। ये बात आप सबके बीच में सर ही बताएंगे कि आपके लिए विशेष उपहार क्या है। तो आप सभी रात को 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर रात्रि 9 बजे। बहरहाल आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। आज का पहला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। अच्छा बताइए, रात को 9 बजे कौन कौन जुड़ने वाला है? आज रात्रि 9 बजे कौन कौन आज जुड़ने वाला है विशेष उपहारों को प्राप्त करने की श्रृंखला में? मतलब बहुत ही विशेष है और दिल आपका खुश हो जाएगा। अभी तक आपने चाहे फ्री टेस्ट के विषय में बात कर लिया जाए या फिर बात कर ले बिहार स्पेशल के बैच के विषय में, लेकिन आज जो है वो आज ऐतिहासिक होगा आप सबके लिए। लेकिन अभी आप सब मत पूछे, ठीक है? क्या दिक्कत? हमने 1948 लिख दिया तो कोई समस्या है क्या? मतलब कोई वो भारत और पाकिस्तान की लाइन है क्या, बॉर्डर लाइन है क्या, कि 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे, एक आध साल आगे पीछे नहीं हो सकता है? गजब बात करते हो भाई मेरे। वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन नहीं है भाई मेरे कि 1950 की जगह 48 नहीं हो सकता है। 48 भी होता है और 50 भी होता है। जैसे कह दिया जाए कि आप कितने साल तक जो है, किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि आप कितने दिन तक जो है पैंट खराब करते थे, तो वो कहेगा 4 साल तक। तो क्या एग्जैक्ट जो है 3 साल और 365 दिन तक ही करता था? 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे भी हो सकता है। बस ऐसे ही होता है जब काल विभाजन होता है, ठीक है? सेशन को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। एक कह रहा है कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया था, विशिष्टाद्वैतवाद का या फिर द्वैतवाद का। रामानुजाचार्य ने किस प्रकार की दार्शनिक विचारधारा या किस प्रकार की विचारधारा का प्रतिपादन किया था, यह आपको बताना है। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और सभी चलो होता होगा, लेकिन क्या है कि वो बात कुछ और थी, वो जमाने कुछ और थे जिनकी चर्चा मैंने कर ली आप लोगों से, ठीक है? तो बताइए पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहला प्रश्न यही था कि रामानुजाचार्य ने, पहला प्रश्न यही है कि रामानुजाचार्य ने किस विचारधारा का प्रतिपादन किया है। विकल्प में अद्वैतवाद भी है, शुद्धाद्वैतवाद भी है, विशिष्टाद्वैतवाद भी है और द्वैतवाद भी। मैं एक एक करके सबके विषय में बता देता हूं, क्यों इतना बवाल करना है ना। जब भी अद्वैतवाद की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं अद्वैतवाद का प्रतिपादन आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था? आदिगुरु शंकराचार्य ने इसका प्रतिपादन किया था। शुद्धाद्वैतवाद के विषय में बात किया तो फटाफट कमेंट करेंगे कि शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो हम सभी जानते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद जो है इसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। वल्लभाचार्य
बस यही विशेषता इस क्लास की है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम होंगे, लेकिन जो नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत सारी दी जाएगी। हम केवल प्रश्न के विकल्प को करके आगे नहीं बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैत के विषय में बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि विशिष्टाद्वैत जो है यही रामानुजाचार्य जी का विचार था। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही उत्तर आपका विशिष्टाद्वैत हो जाएगा, जो कि रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। किससे संबंधित? तो रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। और फिर अगर द्वैतवाद के विषय में पूछा तो हम सभी जानते हैं कि द्वैतवाद जो ये मध्वाचार्य जी का है। किसका है? द्वैतवाद जो है ये आपके मध्वाचार्य का है। किसका है? मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है। किसका है? रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य का है। और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है। और अद्वैतवाद शंकराचार्य का। अद्वैतवाद का मतलब क्या? अद्वैतवाद का मतलब होता है कि वो दो की कल्पना नहीं करते, वो कहते हैं ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और आत्मा दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं अद्वैतवाद। जो दो ना माने, है ना, जिन्होंने दो विषय वस्तुओं की संकल्पना को नहीं स्वीकार किया, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अद्वैतवाद कहते हैं। और जो दो विषय वस्तुओं की संकल्पना को स्वीकार करते हैं उसको द्वैतवाद कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? द्वैतवाद कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। और आज का 2 नंबर का प्रश्न है कि राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ऑफलाइन क्लास में हमने ये सारे बिंदु आप सबको नोट डाउन करा दिए हैं, ठीक है। आप सभी को ऑफलाइन क्लास में हमने अपनी टीजीटी वाली क्लास में ये सब लिखवा दिया था। क्या था कि राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था, हित हरिवंश ने किया था, मध्वाचार्य ने किया था, या फिर सूरदास ने किया? किसने किया था? यही आपको बताना है भाई इस प्रकार के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था। कौन से की बात कर रहे हैं? राधा बल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य या सूरदास? तो मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य के विषय में अभी हम बात कर ही चुके हैं। सूरदास ने ऐसी कोई विचारधारा प्रस्तुत नहीं की। आप सभी जानते हैं कि सूरदास ने कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी थी। सूरदास ने क्या की थी? कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी थी। राधा बल्लभ संप्रदाय जो है इसके जो प्रतिपादक रहे आचार्य हित हरिवंश रहे। कौन रहे? आचार्य हित हरिवंश रहे। कब इन्होंने इस प्रकार के संप्रदाय का प्रतिपादन किया था? तो याद रखें 1534 ईस्वी में। कब? 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में हित हरिवंश जी ने क्या किया था? राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, ठीक है ना। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर बहरहाल यहां पर सी लिखा गया है। आप सी को छोड़िए, आप हित हरिवंश को याद रखिए। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हित हरिवंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार्य हित हरिवंश हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कबीरदास जो है ये किस शासक के समकालीन थे। अच्छा, यहां समकालीन क्यों पूछा जाता है किसी शासक को लेकर? इसलिए समकालीन पूछा जाता है, इसलिए आपसे किसी शासक के समकालीन पूछा जाता है कि उस कवि को या तो उस शासक ने आश्रय दिया होगा, या तो उस कवि को उस शासक ने प्रताड़ित किया होगा, परेशान किया होगा। तो प्रताड़ित क्यों करेगा भाई? आपका जमाना है, आपका राज्य, मैं आप वाली बात नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे? प्रताड़ित करेंगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई है। अब प्रश्न यह कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, या फिर बहादुर शाह जफर के समकालीन थे? तो इससे पहले भी शायद कभी सेशन मैंने ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन कराया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था। तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर किस शासक के समकालीन? भाई सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन से बैच की बात करो बेटा? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि कबीर को किसने परेशान किया या कबीर को किस शासक ने प्रताड़ित किया, तो कबीर को प्रताड़ित करने का जो काम हो किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही पूछेगा कि कबीर को प्रताड़ित करने का काम किसने किया, तो प्रताड़ित करने का जो काम है ये किसने किया? ये सिकंदर लोदी ने किया। लेकिन एक बात बताइए, हमें कैसे पता चला कि कबीरदास को प्रताड़ित किया गया था, कबीर पर अत्याचार किया गया था? ये हमें कैसे पता चला? हमें पता चलता है एक रचना है, उसका नाम कबीर परिचयी है। एक रचना है कबीर परिचयी है। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके विषय में या सुना होगा। एक रचना कबीर परिचयी एक रचना है ना। कबीर परिचयी एक रचना है। इसी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में कबीरदास के ऊपर अत्याचार किया।
किसके ऊपर? कबीर दास के ऊपर अत्याचार किया किसने? सिकंदर लोदी ने। अब ये कबीर परिचय लिखा किसने है? तो कबीर परिचय लिखा है इनके एक शिष्य अनंत दास ने। किसने लिखा है? किसकी कृति है? तो ये अनंत दास की कृति है। ध्यान रखिएगा किसकी कृति है? यह अनंत दास की कृति है। ठीक है, कबीर के विषय में आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते? जरा कमेंट कीजिए फटाफट, कितने लोग कबीरदास के विषय में जानते हैं? एक बार सब लोग कमेंट कर देंगे कि हाँ सर कबीरदास के विषय में हम सब जानते हैं। कई बार चर्चा हमने की है कबीरदास के जन्म को लेकर, कबीरदास की मृत्यु को लेकर के, मृत्यु के स्थान को लेकर के बड़ी सारी चर्चा रहती है, अक्सर उल्लेख मिलता है। तो कबीर के विषय में बात किया तो आप सभी जानते हैं कबीरदास का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था कबीर परिचय, बिल्कुल कबीर परिचय अनंत दास की रचना है। लक्ष्मीकांत काजी जी, कौन से बैच की बात आप कर रहे हैं? कृपया आप बैच का नाम मेंशन करें और ये ना कहें कि हमने ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भेदभाव किया है। ठीक है, अब बात ये, एक बात ऐसा है कि अब पढ़ाएंगे पीआरटी के लिए, तो पीआरटी में वो थोड़ी ना आता है साहित्य। पीआरटी में तो क्या आता है? पीआरटी में वही आपका आता है, ग्रामर आता है, जो क्वालिफाइंग लेवल का हिंदी होता तो वही पढ़ाएंगे ना। समझ गए बात को ना? मगहर में तो कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। समाधि स्थल है कबीरदास का। समाधि स्थल कहाँ है? मगहर में इनका समाधि स्थल है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक बच्चे के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत परेशान, 5-7 बार कॉपी पेस्ट कर दिया था। मैं सोचा हूँ पढ़ लूँ उसको पूरा पूरा। चलिए, 6 to 8 के लिए मैंने पेड वाला कंटेंट मैंने नहीं पढ़ाया भाई, हम उसके विषय में नहीं कह सकते। निश्चित रूप से जो उस पाठ्यक्रम में रहा होगा वो आपको पढ़ाया गया, वो जो पाठ्यक्रम में नहीं होगा वो कहाँ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो कबीर परिचय। अब कबीर की रचना के विषय में हम लोग बात करें, किसके विषय में? कबीर की रचना के विषय में बात करें तो कबीर की जो रचना है, वैसे कबीर ने तो कुछ लिखा नहीं। ठीक है ना? कबीर ने तो कुछ लिखा नहीं, तो जब कबीर ने कुछ लिखा नहीं तो इनकी क्या कहते हैं, कबीर की जो वाणी थी, यानी कि कबीर के जो वचन थे, इसको संग्रह किया गया। कहां संग्रह किया गया? कबीर की जो वाणी थी उसको संग्रह किया गया बीजक नामक ग्रंथ में। किसमें किया गया? बीजक नामक ग्रंथ में संग्रह किया। किसमें? बीजक नामक ग्रंथ में कबीर की वाणी को क्या किया गया? संग्रह किया गया। ठीक है, ध्यान ये रखेंगे कि बीजक के कितने खंड हैं? तो बीजक के 3 खंड हैं। याद रखिएगा बीजक के कितने खंड हैं? 3 खंड है। कौन कौन से 3 खंड है? साखी, शबद और रामायणी, इसके 3 खंड है। नोट कर लेंगे। साखी बिल्कुल देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं इस क्लास को। साखी, शबद और रामायणी, ये 3 हिस्सों में जो है रामायणी, इन 3 हिस्सों में इनकी कबीर की जो वाणी है वो बीजक में संग्रह किया गया, बीजक में संग्रह किया गया है। पर बीजक के 3 खंड है, साखी, शबद और रामायणी, इसके 3 खंड है। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या? सी विकल्प हो जाए कि कबीर को किस शासक, कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। किसने प्रताड़ित किया? सिकंदर लोदी ने। कहां उल्लेख मिलता है? कबीर परिचय में। किसकी रचना? अनंतदास की। कबीर की वाणी या कबीर की जो बातें वो कहां पता चलती है? तो कबीर की जो बातें हैं वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। और बीजक के कितने भाग है? तो साखी, शबद, रामायणी, कुल मिलाकर 3 भाग हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि कबीर की समाधि स्थल कहां है? कबीर का समाधि स्थल कहां है? तो याद रख, कबीर का जो समाधि स्थल वो कहां पर है? मगहर में है। कहां पर है? मगहर है। ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा संत कबीर नगर, एक जिला है। क्या है? संत कबीर नगर एक जिला है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर, गोरखपुर और बस्ती के बीच में पड़ता है, वहीं पर मगहर है। बाकी लाहतारा नामक तालाब के किनारे जो है इनके माता पिता जो है इनको क्या कर दिए थे? बेसिकली छोड़ आए थे। और फिर नीरू और नीमा नाम के दाम्पत्य जुलाहे ने क्या किया? इनका पालन पोषण किया। ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि नीरू और नीमा, तो याद रखेंगे नीरू और नीमा। नीमा क्या था? इनकी माता का नाम था जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, और नीरू इनके पिता का नाम था। ठीक है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। दाम्पत्य जुलाहे, दाम्पत्य का मतलब पति पत्नी होने, वैसे भी दाम्पत्य, जुलाहा परिवार था ये क्या था? जुलाहा परिवार था, जिन्होंने इनका क्या किया था? जुलाहा परिवार था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर का, प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। ध्यान से पढ़िएगा इस पंक्ति को, क्या कह रहा है कि प्रेम कुपंथ कराल महा तरिवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मतलब आज की नई बात नहीं कि जो प्रेम करने वाले होते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल लोगों को लगता होगा कि बड़ी चुनौतियों भरा रहता है प्रेम का पथ जो है, प्रेम का रास्ता जो, उसमें बड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन ये पंक्तियां कुछ ऐसे ही कह रही हैं कि आज की नई बात नहीं है। हजारों साल पहले भी अगर आप देखेंगे तब भी प्रेम करने वाले और प्रेम की यही दुर्दशा समाज में होती रही थी। तो वही लिखा गया है कि प्रेम को पंथ कराल महा, प्रेम का जो पंथ, प्रेम का जो रास्ता है उसमें ना बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट है। वो चाहे भगवान की भक्ति कर लीजिए, आप भगवान के प्रति प्रेम कर लीजिए, और चाहे किसी सामान्य व्यक्ति, महिला या पुरुष के प्रति प्रेम कर लीजिए। भगवान के प्रति प्रेम किया मीरा ने तो विष का प्याला उसने पी लिया। भगवान के प्रति प्रेम किया भक्त प्रहलाद ने तो उसको जलती चिता में बैठा दिया गया, जलती अग्नि में बैठा दिया गया। और मनुष्यों की तो खैर बात ही छोड़िए, लैला मजनू न जाने कितने हुए होंगे, है ना। तो ऐसे ही लिखा गया कि प्रेम को पंथ कराल महत तलवार की धार पे धावनो है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम के रास्ते पे आप चलो तो बहुत कष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आपको तलवार की धार पर चलना है। किस पर? तलवार की धार पे चलना, जैसे कब आपका पैर या आपका धड़ा कट जाएगा ये किसी को पता ही नहीं है। अब प्रश्न कह रहे हैं इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम है, घनानंद है, मतिराम है या फिर बोधा है? यही आपसे पूछा गया है। और मैं देख पा रहा हूं कि आपके उत्तर जो है ना बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है। वैरी करना इन द सेंस कि कोई कह रहा है कि सर इसका बी होगा, कोई कह रहा है इसका सी होगा, कोई कह रहा है इसका डी होगा। दरअसल क्या इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बोधा है। इसका सही उत्तर क्या है? बोधा। अच्छा, बोधा जो थे ना, ये बोधा जो थे ये क्या करते थे? पन्ना नरेश के यहाँ दरबारी कवि थे। ध्यान रखिएगा, इनके विषय थोड़ा बता देता हूं। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। तो बुद्धिसेन जी ने क्या किया? पन्ना नरेश जो थे ना, खेत सिंह, पन्ना के उस समय राजा, पन्ना एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, उसके राजा उनका नाम था खेत सिंह। तो खेत सिंह के दरबारी कवि थे। तो खेत सिंह के दरबारी कवि होते हुए इन्होंने क्या किया? पन्ना में ही एक सेविका थी, उसी से प्रेम कर बैठे, है ना। पन्ना जो मतलब स्टेट था, या कह लें कि पन्ना जो एक प्रकार से रियासत था, उसी में एक सेविका रहती थी, काम करती। सेविका मतलब जो परिचर्या हुआ करती थी, सेवा इत्यादि करती थी। उसी से बुद्धिसेन महोदय क्या कर बैठे? प्रेम कर बैठे। तो जब प्रेम कर बैठे तो इन्होंने ये लिखा है कि प्रेम को पंथ कराल महा, मतलब प्रेम के पंथ में कराल, कराल का मतलब दुख दर्द, है ना। कराल का मतलब क्या? पीड़ा। कराल का मतलब क्या? पीड़ा। तरवारी का मतलब यहाँ किससे? तलवार से है। किससे है? तलवार से। धार का मतलब इसको आप कहते हैं जिसे काटना जाता है। और धावनों का मतलब दौड़ना है। यहाँ पे धावनों का मतलब क्या है? दौड़ना। तो बुद्धिसेन जी कहते हैं कि प्रेम को पंथ, पंथ का मतलब, पंथ का अर्थ यहाँ पर रास्ते से है। तो वो वही उन्होंने लिखा। उसी जो सेविका जो पन्ना राज्य में थी, उसी के लिए इन्होंने जो है वो अपनी रचना लिखी थी। उसमें अपने दर्द को, प्रेम वाले दर्द को बयां किया था। अगर आपसे पूछा कि इनकी रचना कौन कौन सी है, तो इनकी एक रचना विरह वारिश है। किसकी? बुद्धिसेन जी की एक रचना है विरह। हाँ, वर्तमान में एक जिला बन गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पन्ना, लेकिन पहले जिला नहीं हुआ। पहले वो क्या होता है? एक प्रकार से रियासत हुआ करता था, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। तो इनकी एक रचना विरह वारिश है। क्या है? विरह वारिश एक रचना है। और एक रचना इश्कनामा है। एक रचना क्या है? इश्कनामा है इनकी, इश्कनामा। अब सब लोग इसमें घनानंद की बात कर रहे हैं। देखो घनानंद ने क्या किया? घनानंद ने इस प्रकार से प्रेम वाली रचना नहीं की है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा जब आपको ना पता हो, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कई बार ऐसा होता है। तो जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, तो अगर आपको तुक्का भी लगा रहे, थोड़ा लॉजिकली तुक्का लगाया करो। लॉजिकली इन द सेंस घनानंद के विषय में आप सोच रहे हैं कि घनानंद ने प्रेम के विषय में लिखा है, तो घनानंद ने प्रेम नहीं लिखा है। उस आधार पे आप लोग पता नहीं कैसे घनानंद आप लगाए जा रहे थे, ठीक है ना। घनानंद ने प्रेम लिखने का काम ही नहीं किया है। तो 4 नंबर का प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर क्या है? डी विकल्प है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण जो है इस ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का मिलता है, अलंकार का मिलता है, ध्वनि का मिलता है या फिर औचित्य का मिलता है? बताइए। प्रश्न संख्या 5 के लिए बताएंगे कि शिवराज भूषण के अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है? बताइए। शिवराज भूषण, पन्ना एक प्रकार का पत्थर भी होता है। पन्ना के एक प्रकार का पत्थर भी होता है। बहुत सारे लोग हीरा, पन्ना ये सब क्या कहते हैं, बहुमूल्य की श्रेणी में आता है। और बहुत लोग इसको धारण भी करते हैं, जो इस प्रकार के ज्योतिष इत्यादि में बिलीव करते हैं, वो लोग इस प्रकार की चीजों को पहनते भी हैं। तो शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का मिलता है, अलंकार का मिलता है, ध्वनि का मिलता है या फिर औचित्य का मिलता है? बताइए।
तो सबके उत्तर आ रहे हैं भाई क्या है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। मतलब इतना उत्तर आप सबके इधर उधर घूम रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है ना। कोई बात नहीं, सीखने के लिए हम लोग आए। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, इसमें अलंकार का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, तो शिवराज भूषण में अलंकार का उल्लेख मिलता है। कितने अलंकार का उल्लेख किया, 105 अलंकार का। कितने अलंकार का, 105 अलंकार का उल्लेख किया गया। अगर बात ऐसी है इसमें अलंकार का उल्लेख किया गया है, तो फिर प्रश्न तो ये भी आप सोचेंगे सर बता दीजिए कि यह रचना किसकी है। भाई शिवराज भूषण किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा शिवराज भूषण जो कवि भूषण की रचना, महाकवि भूषण की रचना है। कवि भूषण की रचना किसकी रचना है, कवि भूषण की रचना है। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके कवि भूषण के विषय में, आभूषण के विषय में। कवि भूषण कौन है, तो कवि भूषण एक ऐसे कवि जो वीर रस के कवि हैं। किसके कवि हैं, ये वीर रस के कवि हैं। ध्यान रखिएगा इनकी जो रचनाएं वो किसमें हैं, वीर रस प्रधान इनकी कविताएं कवि भूषण की हैं। अगर पूछा जाए कि भाई इनकी रचनाओं में कुछ उदाहरण बताइए, तो आप जानते हैं कि शिवा बावनी इनकी रचना क्या है, शिवा बावनी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने 12th स्टैंडर्ड पर इनकी रचना शिवा बावनी का अंश पढ़ा भी होगा। और छत्रसाल दशक भी इन्हीं की रचना है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी रचना है। अच्छा ये बताइए इनको भूषण की उपाधि किसने दी, तो कहते हैं चित्रकूट के राजा उस समय थे, उनका नाम रुद्र सिंह था। चित्रकूट के राजा, नोट कर लीजिएगा मेरे साथ, चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह ने, रुद्र सिंह और कुछ जगहों पर केवल रुद्र ही मिलता है, तो चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दिया था, कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने दी थी, चित्रकूट के राजा रुद्र ने। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है सभी को, बताइए। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, वीर रस प्रधान 105 प्रकार के या 105 अलंकार का उल्लेख किया है। ये जो अलंकार बात कर रहे हैं ना, शिवराज भूषण में कितने अलंकार का उल्लेख, तो शिवराज भूषण में 105 अलंकार का उल्लेख किया। कितने अलंकार, 105 अलंकार का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। काव्य निर्णय भिखारीदास, रसर रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि और भाव विलास केशवदास। आपको ये बताना कि इसमें से रचनाकार उनकी रचनाओं का कौन सा युग्म सही नहीं है। यह आपको बताना है कि रचनाकार और रचनाओं का कौन सा युग्म यहां पर सही नहीं दिया गया, बस ये बताना है। तो देखो मिलान कर लेते, काव्य निर्णय जो है ये भिखारी दास की सही दिया गया है। रस रहस्य जो है ये या रस रहस्य जिसकी हम बात कर ले, रस रहस्य जो है यह कुलपति मिश्र का है। रस विलास दिया गया चिंतामणि का, ठीक है ना, बस रस विलास जो चिंतामणि दिया गया ये भी आपका ठीक है। भाव विलास दिया गया, भाव विलास के आगे लिखा केशवदास लिखा गया, पर भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है। भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है। भाव विलास किसकी रचना, कविदेव की रचना। किसकी रचना है, भाव विलास जो ये कविदेव की रचना है। तो यही आपको क्या करना था, यही आपको उत्तर में सही कर लेना, कविदेव। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी विकल्प, क्योंकि आपको पता कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 6 नंबर का उत्तर क्या कीजिएगा, डी। बाकी अब सही हो गया, अब नोट कर लीजिएगा कि काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास कविदेव। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आया उससे पहले आप सभी को याद है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 1 2 5 6 2 8 9 10 11 12 हर लेवल के बैच उपलब्ध है, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप फ्री मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा लाइव, खैर लाइव क्लासेस अभी नहीं हो, माफ कीजिएगा, लाइव नहीं, अब रिकॉर्डेड ही फॉर्मेट में मिलेंगी, क्योंकि लाइव सबके पाठ्यक्रम हो गए पूरे। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट और बाकी आपको 15 टेस्ट सीरीज आप सबको दिया जा रहा है। यहां पर बात करते हैं प्रबोध 50, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है। क्या दिया गया, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता के विषय में पूछा गया है। कह रहे हैं इसके रचयिता बताइए, रामानंद है, मतीराम है, कबीर है या फिर पद्माकर हैं। बताइए इन चारों में से प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये आप लोग कॉमेंट कीजिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन वगैरह अच्छे ना, तारीफ कर दिया कीजिए, आप लोग बता दिया कीजिए सर क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना, ये आप मेंशन कर दिया कि सर क्वेश्चन अच्छे हैं, हम लोगों के लिए उपयोगी हैं, आप नया सीखने को पा रहे हैं, ये सब आप बता सकते हैं जब भी मौका मिले तो। चलिए प्रश्न कह रहा है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। रामानंद है, मतीराम है, कबीर है और पद्माकर। भाई इसके जो रचनाकार है ना, फिर गलती कर रहे हैं आप सब लोग,
देखिए मैंने कोशिश ये किया है कि आदिकाल से शुरू कर रहा हूं और आदिकाल से शुरू करके एक एक काल तक आगे बढ़ रहा हूं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसे ऐसे करके मैं आगे बढ़ता हूं। आज भी देखेंगे आप क्वेश्चन की शुरुआत में देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन था वो कहां से था, वो आदिकाल से ही संबंधित था, आदिकाल से ही हमने शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़। प्रबोध 50 जो ये पद्माकर की रचना, किसकी रचना है, पद्माकर। पद्माकर के विषय में एक दिन मैंने आप सबको बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि पद्माकर जो है ये रीतिकाल के अंतिम कवि थे। क्या बताया था, हमने आपसे कहा था कि रीतिकालीन अंतिम कवि थे। कैसे बताया था, याद होगा, हमने कहा था कि कवियों के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन मैंने दिया था। जब कवियों के समय काल को व्यवस्थित करने के लिए मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसके सबसे अंत में मैंने किसको रखा था, पद्माकर को रखा था। तो पद्माकर क्या है कि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। पद्माकर की जो रचनाएं हैं इनको हम कहते हैं कि रस की त्रिवेणी बहती है। ध्यान रखिएगा, पद्माकर की रचनाओं में रस की त्रिवेणी बहती है। क्या बहती है, रस की त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब है कि इनकी रचनाओं में 3 रस का उल्लेख मिलता है। कितना, 3 रस का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस और वीर रस। याद रखिए रस की त्रिवेणी में क्या क्या आता है, तो एक इनका श्रृंगार रस आता है, एक इनका क्या आता है, वीर रस आता है, और एक इनका क्या आता है, भक्ति रस आता है। प्रश्न पूछेगा कि किस कवि की रचनाओं में रस की त्रिवेणी बहती है या रस की त्रिवेणी शामिल है। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कहा जाएगा किसके, पद्माकर की बात किया जाएगा तो पद्माकर की जो रचनाएं हैं इसमें रस की त्रिवेणी है, श्रृंगार रस इनकी रचनाओं में है, इनकी रचनाओं में वीर रस है, और इनकी रचनाओं में क्या है, भक्ति रस है। अगर आपसे पूछे कि इनकी कुछ और रचनाएं बताइए, किसकी, पद्माकर की, जैसे हमने एक बता दिया प्रबोध 50, और रचना आपसे पूछ लिया जाए तो लिख लीजिए हिम्मत बहादुर वीरदावली। हिम्मत बहादुर वीरदावली इनकी रचना है, हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर वीरदावली इनकी एक रचना, हिम्मत बहादुर वीरदावली इनकी एक रचना। इनकी एक और रचना प्रताप सिंह वीरदावली है, इनकी एक और रचना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रताप सिंह वीरदावली इनकी एक और रचना है। ये क्या है, तो एक रचना ये हो गई भाई प्रबोध 50 हो गई, एक हिम्मत बहादुर वीरदावली हो गई, एक रचना प्रताप सिंह वीरदावली। किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पद्माकर जी की बात कर, ठीक है। इनकी एक और रचना जिसको हम गंगा लहरी कहते हैं, इनकी एक और रचना जिसको क्या कहते हैं, गंगा लहरी कहते हैं, इनकी एक और रचना है। तो 4 रचनाएं बता दी तब बहुत है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहे रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया, रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया, रमाशंकर शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है ये सब आपने नोट कर रखा होगा कि आदिकाल के नाम क्या क्या हैं, फिर आपके रीतिकाल के नाम क्या क्या, ये सब आपने नोट कर रखा होगा। चलिए, रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया था, क्या रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया था। अच्छा, रसाल क्या है, इनका उपनाम है, ध्यान रखिएगा, रसाल क्या है, इनका उपनाम है। विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, किसने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। चलिए, आप सबके उत्तर आ गए हैं, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब बात की जाए रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की बात की जाएगी तो इन्होंने इसको कला काल कहा है, इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा, इन्होंने रीतिकाल को कला काल कहा है। क्या कहा है, इन्होंने इसको कला काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की जब बात की जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है, इसको श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है, श्रृंगार काल का है, ठीक है। फिर मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल की बात आती है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या कहा, रीतिकाल कहा है। क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा है। अब बच क्या गया, बच क्या गया, तो आप देख पा रहे हो कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतिकाल को अलंकृत काल का मिश्र बंधुओं ने, किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। बस आपको यह बताना है कि मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं। मैं रोज जब भी मिश्र बंधुओं का नाम आता है तो मैं आप सबसे एक बार पूछ लेता हूं, कमेंट कर दीजिए कि मिश्र बंधु में कौन कौन आएंगे। आप ये जानते हैं कि 3 भाई थे या 3 मिश्रा थे, इन्हीं का नाम आता है, पर वो 3 कौन थे, यह आप कमेंट कर दीजिए और सब लोग देख लेंगे, जिनको पता है वो भी और जिनको नहीं पता है वो लोग भी देख लेंगे कि मिश्र बंधुओं में 3 मिश्रा कौन कौन से थे, ठीक है ना। मिश्र बंधुओं में 3 मिश्रा कौन कौन से थे, सब लोग देख लेंगे। देखते सबसे पहले कमेंट कौन करता है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। सबसे पहले उत्तर रीमा यादव का आया, बिल्कुल सबसे पहले उत्तर किसका, रीमा यादव का आया है। नोट कर लीजिए भाई, नोट करते चलिए, मुझे लगता है कि इस बार आपको परीक्षा में मिल जाएगा। श्याम बिहारी,
गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। अगर बस आप गणेश, श्याम और सुखदेव याद रखेंगे तब भी कोई समस्या की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? कह रहा है कि इसमें से बताइए किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने या कवि वृंद ने? 9 नंबर प्रश्न। तो आप एक लोग को तो बढ़िया से जानते हैं, एक लोग को तो बढ़िया जानते, बिहारी जी को तो बढ़िया जानते। इसलिए बढ़िया जानते बिहारी जी को क्योंकि इनकी रचना का नाम ही क्या, बिहारी सतसई है। बाकी लोगों के विषय में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो कोई बात नहीं है, बाकी लोगों के विषय में भी आपके पास जानने का मौका है। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। देखो यहां पर मतिराम ने भी क्या लिखा, सतसई लिखा। मतिराम ने भी क्या लिखा, सतसई लिखा है, ठीक है। इसके बाद बिहारी जी ने तो सतसई लिखा, ये सब जानते, बिहारी सतसई के लिए जाने जाते हैं। और कवि वृंद ने भी क्या लिखा, सतसई लिखा है। क्या लिखा है, सतसई लिखा है। सतसई अगर किसी ने नहीं लिखा है तो सेनापति जी ने सतसई नहीं लिखा। फिर लिखा क्या, क्यों हम जानते हैं। तो सेनापति की जो रचना है उसका नाम कवित्त रत्नाकर है। क्या है, कवित्त रत्नाकर इनकी रचना का नाम है। क्या नाम है, कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर। और एक और रचना इनकी लिख लीजिएगा, काव्य कल्पद्रुम, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काव्य कल्पद्रुम कहते हैं। ये 2 रचनाएं किसकी हैं, काव्य कल्पद्रुम। ये रचनाएं सेनापति की हैं। इन्होंने सतसई नहीं लिखा है, बाकी सभी ने क्या किया, सतसई लिखने का काम किया है। तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 10 नंबर प्रश्न पर, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? कह रहे धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यानी कि भारत की भूमि क्या है, भारत की भूमि धन्य है। भारत की भूमि क्या है, धन्य। क्यों धन्य है, क्योंकि सारे रत्नों की उपज जो है वो यहां पर होती, सारे रत्नों की खान यहां पे मिलती है। यहां रत्नों का मतलब है कि जो अच्छे महान व्यक्तित्व हुए वो सारे अच्छे महान व्यक्तित्व कहां पर हुए, भारत में जन्मे, इसलिए भारत की भूमि को धन्य कहा जा रहा है। नहीं आप सोचो कि हीरा पन्ना और सोना चांदी सब भारत से निकलता है इसलिए इसको सब रत्नन की खान कहा गया। नहीं, सब रत्नन की खान इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर अच्छे साहित्यकार हुए, जिनके विषय में अच्छे व्यक्तित्व की बात करेंगे, उन सारे लोगों का जन्म कहां से हुआ, भारत से होता है। इसलिए कहा गया कि धन्य भारत की भूमि सब रत्नन की उपजावनी है। ठीक, अब कह रहे हैं किसकी रचना है, एक प्रताप नारायण मिश्र की है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर कर रहे हैं बी और कुछ लोग ए और सी में पढ़े हुए हैं। अच्छा, इस प्रश्न का सही उत्तर भाई बद्री नारायण चौधरी। इसका उत्तर सही क्या है, बद्री नारायण चौधरी। और इनका उपनाम क्या था, इनका उपनाम प्रेमघन था। क्या था, इनका उपनाम प्रेमघन था। अच्छा एक बात बताइए कि बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन है ये किस युग से संबंधित थे, किस युग से संबंधित थे? ऑफलाइन क्लास में मैंने इनके विषय में लिखवाया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय मैंने ऑफलाइन क्लास में नोट कराया है। बताइए किस युग से संबंधित थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो बद्री नारायण चौधरी का जो संबंध था वो भारतेंदु युग से था। किससे था, भारतेंदु युग से था, भारतेंदु युग से था। और भारतेंदु युग का संबंध किसने था, तो आप जानते हैं भारतेंदु युग जो है इनका संबंध जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य की जब बात करते हैं, आधुनिक गद्य साहित्य ऐसे लिख लिया, आधुनिक गद्य साहित्य की शुरुआत कहां से होती है, तो आधुनिक गद्य साहित्य की जो शुरुआत होती है भारतेंदु युग से होती है। कहां से होती है, भारतेंदु युग से होती है। अब कल एक बच्चा बुरा मान गया था, मैंने कह दिया 1848 कह दिया तो बच्चा बुरा मान गया था, तो बुरा मत मानो, बच्चा 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक आज लिख दे रहा हूं भारतेंदु युग है। बहुत सारी किताबों में 1848 से मिलता है। देखो क्या है ना कि कोई मैंने शुरुआत नहीं कहा कि कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई 40 दिन पहले, कोई 1 महीना 2 महीना 4 महीना पहले भी उसकी शुरुआत लिख सकता है। दरअसल ये क्या, ये कविताओं या रचनाओं के लिखे जाने का कालखंड होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कह दिया जाए कि 31 दिसंबर 2025 के बाद इस प्रकार की रचनाएं नहीं लिखी जाएंगी, पूरा बैरियर लग जाएगा यहाँ पर, तो ऐसा तो होगा नहीं। मान लो 4 महीना पहले इस प्रकार की रचना लिखना बंद हो गया, या 4 महीना आगे तक लिखा गया, 2026 में जाकर भी रचनाएं लिखी गई, तो इस प्रकार से विभाजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम भी दिया गया। अच्छा, प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका थी, किसी को याद है? प्रताप नारायण मिश्र ने एक पत्रिका का संपादन किया था, बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका थी जिसका संपादन उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ किया था। क्या नाम था उस पत्रिका का जिसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था? कमेंट कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र ने एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम लिखना है आपको।
कौन सी पत्रिका थी? दीपिका। अच्छा, किसने उत्तर किया भाई? चलिए, सबसे पहले उत्तर आकाश अमन का उत्तर है। किसका उत्तर है? आकाश अमन का उत्तर। और फिर उत्तरों की झड़ी लग गई है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया। कौन सी पत्रिका? ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन है ये प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा किया गया। ठीक है, बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो हम लोग जानते ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो हम लोग जानते ही हैं। इन्होंने जो है कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें हम कहते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन सबसे प्रमुख है। हरिश्चंद्र मैगजीन। और कविवचन सुधा का संपादन किसने किया था? कविवचन सुधा। कविवचन सुधा का संपादन किसने किया था? बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक प्रमुख नाटककार के तौर पे जाना जाता है। इनको किस लिए जानते हैं? एक प्रमुख नाटककार के तौर पे ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही संबंधित है। मैथिली शरणगुप्त के विषय में भी नहीं बता रहे हैं। दोनों लोगों को यही छोड़ रहे, इसलिए छोड़ रहे क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से भी संबंधित और मैथिली शरणगुप्त से भी संबंधित। तो यही बता देंगे तो फिर वहां कैसे रिपीट करेंगे? ठीक, तो क्वेश्चन को इन दोनों लोगों को होल्ड कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है देखो आ गया, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? इसीलिए मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक, अगला प्रश्न यह है कि भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है, यह आपको बताना है। भारतेंदु का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? अब देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसलिए हम जानते हैं क्योंकि इनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा हुआ है। अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया कि भारतेंदु युग जो है इसका जो समय होता है वो 1850 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक है। ठीक है, 1850 से लेकर 1900। अच्छा बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का क्या नाम था? वो भी साहित्यकार थे। वो भी क्या थे? साहित्यकार थे। नाम बताइए कमेंट करके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम बताना है। ठीक, तो बेसिकली भारतेंदु को क्यों जाना या भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्यों जाना जाता है? तो इनको एक नाटककार के रूप में जाना, किस रूप में? नाटककार के रूप में जाना जाता है। नाटककार यानी कि नाटक लिखने वाले के रूप में, नाटककार के रूप में इनको जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो ख्याति मिली वो नाटककार के रूप में मिली। हाँ, बहुत बढ़िया। आपको बताना था भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम बताना था। कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया है, कुछ लोग अभी नहीं किए। गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक, नाटककार के रूप में इनका नाटक कौन कौन सा? तो हमने आपको बताया भारत दुर्दशा। क्या है? इनके एक नाटक का नाम भारत दुर्दशा है। और मैंने कहा है कि भारत का पहला राजनीतिक नाटक है ये क्या है? पहला राजनीतिक नाटक है। क्या है? राजनीतिक नाटक है, जिसको हम भारत दुर्दशा कहते हैं। फिर इनका एक और नाटक है, मैंने बताया कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत। वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत इनका एक और नाटक है। और इनका एक और नाटक अंधेर नगरी। इनका एक और नाटक है अंधेर नगरी। ये तीन सबसे चर्चित नाटक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है, आप कह रहे भारतेंदु यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो यहां जो दिया गया सरयू पार की यात्रा, इनकी सरयू पार की जो यात्रा है इनका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना, सरयू पार की यात्रा क्या? इनकी यात्रा वृत्तांत है। ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। मैंने पूछ लिया, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, सही जवाब भी है। ध्यान रखिएगा साथ ही साथ कि अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो आप बताइएगा कि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बाकी वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत इनका नाटक है। अंधेर नगरी भी इनका नाटक है। दिए गए विकल्पों में सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा जो है इनका क्या है? इनका यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और साथ ही साथ इन्होंने और यात्रा वृत्तांत लिखे थे। एक लिखा था मेहदावल की यात्रा, एक इन्होंने लिखा था मेहदावल की यात्रा। कौन सी यात्रा? एक लिखा था मेहदावल, मेहदावल की यात्रा। आप कह सर ये मेहदावल कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बगल में एक जनपद है, जनपद महाराजगंज है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बगल में एक जिला है, उसको हम महाराजगंज कहते हैं। और महाराजगंज में एक शहर है या एक तहसील जिसको मेहदावल कहा जाता है। ठीक है ना, तो मेहदावल की यात्रा। और एक और इन्होंने लिखा था लखनऊ की यात्रा। क्या लिखा था? लखनऊ की यात्रा लिखा था। क्यों ऐसा इन्होंने लिखा कि कभी इन्होंने सरयू पार की यात्रा लिख दिया या मेहदावल की यात्रा या लखनऊ की यात्रा? इसलिए क्योंकि ये बेसिकली कहाँ के? बेसिकली ये वाराणसी के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। तो जो बनारस का रहने वाला रहेगा वो क्या करेगा? यूपी ही घूमेगा। तो यूपी में सरयू पार की यात्रा मतलब सरयू के इस पार आपको मिलेगा। और आगे आएंगे तो आपको बनारस मिलता है, वाराणसी मिलता है। और उधर जाएंगे आप पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में आप जाएंगे तो आपको अयोध्या मिलती है।
ठीक है, दक्षिण पश्चिम आप जाएंगे तो अयोध्या मिलेगी। तो सरयू पार की यात्रा इन्होंने लिखा, और मेहदावल की यात्रा लिखा, और लखनऊ की यात्रा भी किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। ठीक है ना, आगे बढ़ते एक और प्रश्न, आगे बढ़ते एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था, ये हमें कमेंट कीजिए आप सब लोग। सरयू अयोध्या में नहीं, अयोध्या में सरयू। ठीक है ना, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का? ठीक है, आप बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अच्छा देखो, दो विकल्प तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों दो विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा राम मोहन राय की बात कर ले या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर ले, ये लोग क्या, ये लोग समाज सुधारक रहे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन इनका साहित्य से कोई विशेष ताल्लुकात नहीं था, क्योंकि साहित्य की कक्षा है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर ले या फिर राजा राम मोहन राय की बात कर ले, यहां पर तो ये कंसिडर किए नहीं जाएंगे। तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, एक बचेगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और यही आपका क्या सही उत्तर है। तदीय समाज जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की संस्था थी। ठीक है, इन्होंने एक और सभा या संस्था का गठन किया था जिसका नाम कविता वर्धनी था। क्या था? कविता वर्धनी सभा था, और उसकी स्थापना 1870 में किया था इन्होंने, कविता वर्धनी। कविता वर्धनी कब? 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। एक और संस्था की स्थापना की जिसको कहा पेनी रीडिंग क्लब कहा था इन्होंने। क्या कहा था इन्होंने? उसको कहा पेनी रीडिंग क्लब कहा था, पेनी रीडिंग क्लब। पेनी रीडिंग क्लब जो है इसका जो गठन है वो 1873 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1873 में। और तदीय समाज की गठन भी, या तदीय समाज की जो स्थापना है, तदीय समाज, इसकी स्थापना भी इन्होंने कब किया था? 1873 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1873 ईस्वी में किया था। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, आपसे पूछा गया है। सागर की लहरों पर, आप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा? बताइए, यही आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की, किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। बताइए, आज स्थिति बड़ी खराब है। जैसे ही सेशन स्टार्ट किया विद्युत आपूर्ति भंग हो गई। बताइए, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, आप्रवासी की यात्राएं, या पैरों में पंख बांधकर, या फिर मेरी यूरोप यात्रा? बताइए। चलिए, तो इनका जो सही उत्तर है उस पे आएंगे, लेकिन पहले क्रम से हम देख लेते हैं, क्योंकि सारी की सारी रचनाएं हैं, ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ लिखा गया है। सागर की लहरों पे अगर बात की तो हम सभी जानते हैं कि सागर की लहरों पर जो यात्रा वृत्तांत, ये भी यात्रा वृत्तांत है, ये भगवत शरण उपाध्याय जी का है। किसका है ये रचना? जो है भगवत शरण उपाध्याय जी की, भगवत शरण उपाध्याय की रचना। किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। आप्रवासी की यात्राओं के विषय में बात की, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा ये लिखा गया था, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये लिखा गया था, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। पैरों में पंख बांधकर, ये किसकी है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। और बेनीपुरी की एक और यात्रा वृत्तांत है, मैं उसे भी लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लिए। राम वृक्ष बेनीपुरी की एक और यात्रा वृत्तांत है, उसको हम कहते हैं उड़ते चलो उड़ते चलो। क्या कहते हैं? उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो। ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। और पैरों में पंख बांधकर भी राम वृक्ष बेनीपुरी का है। मेरी यूरोप यात्रा बच गया। मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट कर दिए कि मेरी यूरोप यात्रा जो है, मेरी यूरोप यात्रा, ये किस साहित्यकार की यात्रा वृत्तांत है? बताइए, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी
यूरोप यात्रा जो है ये किसकी रचना है या किसका यात्रा वृत्तांत? ये भी यात्रा वृत्तांत। अच्छा, यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत का मतलब आप कहीं ट्रेवल करते हैं। ये गद्य साहित्य की एक विधा है। यात्रा साहित्य क्या है? गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें क्या होता है, जब आप कहीं की यात्रा करते हैं तो वहां के अपने जो भी अनुभव होते हैं, अच्छे बुरे खट्टे मीठे जैसे भी अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को आप एक रचना के तौर पर पिरो देते हैं। तो गद्य साहित्य की एक विधा, यात्रा साहित्य, इसके विषय में काफी सारे लोगों ने लिखा है। आप लोग उत्तर भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर यह है कि मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना। किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन के नाम से आप सभी को याद आया होगा कि इनकी एक और रचना, और अक्सर मैं जिक्र करता हूं क्योंकि मैंने उनकी इस रचना को पढ़ा है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। मैंने उसको पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग इनका यात्रा वृत्तांत है। तो इसी में ऐड कर लीजिएगा मेरी, माफ कीजिए, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये भी किसकी रचना? ये भी राहुल सांकृत्यायन की है। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? बताइए, हिंदी का पहला कवि इन्होंने किसके माना है? हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? जरा कमेंट कीजिए सब लोग। अभी 2 दिन पहले मैं सेशन में चर्चा कर रहा था, 2 दिन पहले मैं सेशन में चर्चा कर रहा था कि हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है। कमेंट कीजिए, देखे कितने लोगों को याद है। बताइए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? किसको माना है? सरहपा को माना। बहुत बढ़िया। क्या माना है? सरहपा को इन्होंने क्या माना? सरहपा को पहला कवि माना। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है पहला कवि हिंदी का? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हिंदी का पहला कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने तो सरहपा को माना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है? एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्र बरदाई को। बहुत बढ़िया। चंद्र बरदाई को माना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको माना है? चंद्र बरदाई को माना है। बस ध्यान रखिएगा, चंद्र बरदाई की रचना भी याद रखिएगा, जिसको उन्होंने हिंदी की पहली रचना के तौर पे भी स्वीकार किया है, चंद्र बरदाई की रचना को। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के बैचेस उपलब्ध, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे और रसवंती सियाराम शरण गुप्त। ये 4 रचनाएं दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें बताइए इसमें से कौन सी रचना और उसके रचनाकार का क्रम सही नहीं है। 14 नंबर प्रश्न के लिए, 14 नंबर प्रश्न के लिए। ए भाई, आप बिहार से हैं, कह रहे हैं मेरे पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है। जो एस्टेट का नोटिफिकेशन है उसमें शायद मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की मांग की गई है। बिना मार्कशीट और सर्टिफिकेट के आप जो है एलिजिबल नहीं है। इतने सारे डॉक्यूमेंट सब लग रहे हैं। बाकी एक बार एक ऑफिशियली आप देख लेना। प्रिया कुमारी जी का क्या नाम है आपका? ठीक है, तो मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। हाँ, प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी रचना है उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी बिल्कुल सही दिया। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, ये भी आप जानते हैं। हमने आपसे एक दिन कहा था कि माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में जब बात किया जाएगा तो जितनी भी हिम किरीटनी है, हिम तरंगिनी है, ऐसे करके जो रचनाएं वो सारी किसकी हैं? वो सारी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है, बिल्कुल सही है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त का दिया गया, ये गलत दिया गया, यही आपका मिसमैच है और यही आपका सही उत्तर है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त का नहीं है, बल्कि रसवंती किसकी रचना है? तो नोट कर लिए, रसवंती जो है ये है, रसवंती जो है ये है दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है। कौन दिनकर? वही रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ जन्म हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। आप सभी तो जानते ही, आपके यहाँ के स्थानीय निवासी थे रामधारी सिंह दिनकर जी। हाँ, इनकी रचनाएं बड़ी चर्चित रही। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के विषय में बात करें तो रेणुका, इनकी रचना का नाम क्या है? रेणुका, हुंकार, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, है ना, ये सब क्या इनकी रचनाएं हैं। और देखो इनकी रचनाओं में कुरुक्षेत्र का नाम आता है, उर्वशी का आता है ना, कुरुक्षेत्र इनकी रचनाओं में आता है, कुरुक्षेत्र आता है, कुरुक्षेत्र आता है।
उर्वशी आता है, उर्वशी इनकी रचनाओं में आता है, किसके, दिनकर जी की रचनाओं में। कुरुक्षेत्र आता है, उर्वशी आता है। इतिहास के आंसू आता है, और एक और धूप करके कौन सी रचना है, क्या रचना जरा बताओ तो, धूप आगे का नाम नहीं याद आ रहा है। इतिहास के आंसू एक रचना है इनकी, इतिहास के आंसू, और एक रचना इनकी धूप करके है, उसके आगे मतलब दो हिस्से उसमें है, मुझे केवल धूप याद आ रहा है, आप चाहे तो इसका कमेंट कर सकते, धूप और उसके साथ एक और शब्द रचना में है, वो दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, धूप के साथ क्या है। धूप करके इनकी एक और रचना, इतना भी आप याद कर लेंगे तो ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं, और रसवंती भी इन्हीं की रचना है। रसवंती भी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, डी विकल्प हो जाएगा। कोई कह रहा धूप और छाव, नहीं, धूप और छाव नहीं है, छाव नहीं, कुछ और है शायद धूप के साथ है। चलो धूप याद रहेगा, बाकी आप कल ले जाएंगे। इसी में रश्मिरथी का तृतीय सर्ग सबसे ज्यादा चर्चित है, कई बार मैंने मौका मिला तो मैंने इसको पढ़ा भी है, अच्छा लगता है तृतीय सर्ग रश्मिरथी का। एक दिन सर ने अपनी 9 बजे वाली क्लास में बताया था, 9 बजे वाली क्लास में, कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधु गाम पानी पाथर पंडव है कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बात मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बात मुझे। देख पवन मुझ में लय है, ये देख सकल मुझ में लय है, अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिबाल, भूमंडल वच स्थल विशाल भुज, परिबंध को घेरे हैं मैं, नाक मेरु पग मेरे हैं, है ना। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। एक बड़ी अच्छी कविता है, जब आपको मौका मिलेगा तो ये लाइन जिसकी दिख रही ना, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप पढ़िएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोगों की विचारधारा क्या होती है कि हमसे बड़े हैं, ये जो कर रहे हैं वो सही है, उचित है, अनुचित है, इस प्रकार से कई लोगों की विचारधारा होती है। कहते भाई हमसे उम्र में बड़े हैं, ये जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे, वो गलत ही कहेंगे तो हम गलत भी मान लेंगे। उसी को ध्यान में रख करके जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो ना कि आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये बड़े हैं तो हमको हमसे गलत काम भी करवा रहे हैं तो हम कर देंगे, हमको बिना गलती के भी मुझे डांट रहे तो मैं सह लूंगा क्योंकि ये बड़े हैं, तो अगर ऐसी भावना आपके मन में आती तो ये वाली कविता आपको पढ़नी चाहिए जिसमें लिखा गया कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। और ये किस कविता की पंक्तियां हैं और साथ ही साथ किस कवि के द्वारा लिखी गई, प्रश्न यही आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त है, निराला जी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है। यही आपको बताना है कि इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार में याद रखिएगा, पहले कविता का नाम सुन लीजिए कौन से, ये जयद्रथ वध का है, ये जयद्रथ वध एक रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो सही उत्तर क्या हो जाए, 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। बचे निराला जी बच गए, तो निराला जी के विषय में हम सभी जानते हैं कि इनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बेचारे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनका जन्म वैसे तो हुआ था बंगाल में हुआ था, पर मूलतः रहने वाले कहाँ के थे, मूलतः रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, क्योंकि इनके पिताजी बंगाल में नौकरी करते तो इनका जन्म बंगाल में हो गया। बाकी ये आकर के कहा प्रयागराज शिफ्ट हो गए, और प्रयागराज आकर के इन्होंने बड़ी सारी रचनाएं लिखी, जिसमें मुझे इनकी सरोज स्मृति को पढ़ने का अवसर मिला। सरोज स्मृति इनकी बिटिया की याद में लिखा गया, छोटी सी इनकी बिटिया थी, नन्ही सी गुड़िया, जिसकी मृत्यु हो गई थी, परिवार के कई सारे सदस्यों को खोया। इनकी एक चर्चित कविता वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इनकी रचना है। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की क्या बात की, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की तो
सारी रचनाएं ही अलग प्रकार की है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस की कवित्री थी, वीर रस में कविताएं लिखती थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोड़ों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, अभी समय है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? पूछ रहा है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है? 1912 में, 14 में, 16 में या फिर 18? थोड़ा जल्दी से करेंगे, 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तो हम लोग जल्दी से इसको पूरा करेंगे, नहीं तो टीम वाले कहते हैं सर क्वेश्चन आपको दे देते हैं, फिर आप क्वेश्चन जो है इतना डीप में आप चले जाते हैं कि आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही करा पाते पूरे सेशन में, पूरा आपका होता नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें, थोड़ा जल्दी हम लोग तेजी के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया भारत भारती के प्रकाशन का समय क्या? तो आप जानते हैं भारत भारती किसकी रचना है? तो याद रखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गुप्त जी की मैथिली शरण गुप्त, इनकी एक और रचना है, हम सभी जानते हैं, इनका एक महाकाव्य है, उसका नाम क्या है? साकेत महाकाव्य है। इनका क्या है? साकेत क्या है? महाकाव्य है, जिसमें ये क्या करते हैं, एक ऐसी इतिहास की एक ऐसी महिला पात्र को उठाते हैं, इतिहास की एक ऐसी महिला पात्र को इसमें ये प्रयोग में लेकर के आते हैं जिसको इतिहास ने क्या किया? उपेक्षित ही किया है। उपेक्षित कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि जिसकी उतनी चर्चा नहीं की जाती। उर्वशी की बात की है, लक्ष्मण की पत्नी उर्वशी को लेकर के, क्योंकि ये राम से प्रेरित थे तो इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा, उसमें इन्हीं का उल्लेख किया, उर्वशी का उल्लेख किया है। इनकी रचना में आप जानते हैं रंग में भंग इनकी रचना है, किसान इनकी रचना है, साकेत मैंने बता ही दिया, भारत भारती, झंकार, और एक और रचना भारत भारती के साथ साथ मुझे याद आती है, यशोधरा। किसकी रचना है? तो ध्यान रखिए यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हालांकि भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था ये 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यशोधरा की पंक्तियां मुझे याद आती है, मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। क्या लिखते हैं ये लिखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक दिन मैंने कहा था ना कि ये सभी पत्नियों की ये समस्या रहती है, या सभी पत्नियों की अपेक्षा रहती है, सभी लोगों की अपेक्षा रहती है कि उनका साथी जो उनको बता करके जाए। तो जब बुद्ध जी सिद्धार्थ जो बचपन में हुआ करते थे, जब वो अपना राजपाट छोड़कर चले गए और रातों रात चले गए, पत्नी को नहीं बताया, तो सुबह उनकी पत्नी यशोधरा जब उठी तो उन्होंने अपनी सखियों को बुलाया और कहा सखी सुनो जरा। तो कहा क्या हुआ? तो कहे कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, मतलब मेरे स्वामी पतिदेव चले गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमको बिना बताए चले गए, चोरी चोरी चले गए। तो उसी पर यशोधरा की पंक्तियों को उद्धृत किया है। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। वो गए इसका दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि वो बिना बताए चोरी चोरी चले गए, तो दुख इस बात का है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 17 नंबर कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, प्रश्न का उत्तर करना। 17 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भाई संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो संपत्ति शास्त्र जो इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? जिनके नाम पर हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। क्या हुआ है? द्विवेदी युग इनके नाम से पड़ा हुआ है। 1900 ईस्वी से लेकर के और 1918 ईस्वी तक का जो समय है, 1900 से 1918 ईस्वी तक का जो समय है, उसको हम लोग क्या द्विवेदी युग कहते हैं। प्रमुख रूप से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। क्या किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। रसज्ञ रंजन इनकी एक रचना है, याद रखेंगे, इनकी एक रचना है रसज्ञ रंजन है। फिर कभी अगले दिन प्रश्न में आएंगे तो विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा? तो अभी मैंने आपको बताया कि साकेत के अंतर्गत अगर आपसे पूछा साकेत महाकाव्य तो किसका है, तो आप जानते हैं साकेत महाकाव्य का जो मतलब साकेत महाकाव्य के जो लेखक है वो मैथिली शरण गुप्त जी है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके जो रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त है। और कह रहे हैं कि इसका सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा? तो सबसे मार्मिक सर्ग जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग है, इसमें उर्मिला अपनी विरह वेदना का वर्णन करती है, या उर्मिला की विरह वेदना का उल्लेख किया गया। उर्मिला कौन थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि उर्मिला जो है वो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, और लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के साथ वन चले गए तो विरह वेदना में वो रही, और उसकी विरह वेदना का वर्णन नवम सर्ग में किया गया है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, समन्वय, इंदु और मतवाला। तो ध्यान रखेंगे कि इंदु जो पत्रिका है इससे संबंधित निराला जी नहीं रहे। इंदु पत्रिका का संपादन कब हुआ? तो 1909 ईस्वी में हुआ। इंदु पत्रिका का संपादन 1909 ईस्वी में वाराणसी से हुआ था। 1909 ईस्वी में कहां से हुआ? ईस्वी में वाराणसी से यह पत्रिका प्रकाशित हुई। वाराणसी से कैसी पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। याद रखेंगे कैसी पत्रिका?
मासिक पत्रिका थी इंदु, और इसी में जयशंकर प्रसाद जी की जो शुरुआती रचनाएं हैं, प्रसाद जी की शुरुआती रचनाएं इंदु पत्रिका में ही संपादित हुई थी। प्रसाद जी की, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद की शुरुआती रचनाएं जो हैं, शुरुआती रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रचनाएं प्रकाशित हुई इंदु में। इंदु के प्रकाशक कौन थे? तो दो लोगों ने मिलकर के इंदु का प्रकाशन किया था। एक याद रखें, एक नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त था, एक लोग थे अंबिका प्रसाद गुप्त थे जिन्होंने इसका संपादन किया था, अंबिका प्रसाद गुप्त एक लोग थे, और दूसरे लोग जो थे उनका रूप नारायण पांडे नाम था। क्या नाम था? उनका नाम था रूप नारायण पांडे नाम था, रूप नारायण पांडे इनका नाम था। इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका का संपादन वाराणसी से शुरू किया था। मासिक पत्रिका थी, प्रसाद जी की शुरुआती रचनाएं इंदु में प्रकाशित हुई। बाकी सुधा, समन्वय और मतवाला, सुधा, समन्वय और मतवाला जो है, इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन किससे किया? तीनों पत्रिकाओं का जो संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर निराला जी के विषय में बात करें तो सबसे पहले उन्होंने समन्वय का प्रकाशन किया। समन्वय का प्रकाशन 1923 ईस्वी में किया गया, संपादन कहिए आप इसको, ठीक है ना। सुधा के विषय में बात करें तो सुधा का जो संपादन है वो 1929 में किया गया। कब किया गया? 1929 ईस्वी में सुधा का संपादन किया। और मतवाला का भी संपादन 1923 ईस्वी में ही किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, 1923 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न के विषय में चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर अभी मत कीजिएगा, वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि अभी सेशन पूरा हो चुका है, 4 मिनट प्लस हो चुके हैं, ठीक है ना। 4 मिनट प्लस हो चुके हैं, तो सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, समाप्त करेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोग वीडियो समाप्त होने के बाद कहां कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि तन, हृदय, मन, इन सब के भी प्रतीक कौन से थे ये भी बताइएगा। जितनी अधिक जानकारी आप कमेंट कर पाइएगा उतनी अधिक जानकारी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने, द ऑफिसर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।